हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बारे में, जो कि ऑपरेशन रिसर्च का एक टॉपिक है। सो देखिए, लिखा है द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इन ऑपरेशनल रिसर्च इज कंसर्न्ड विद फाइंडिंग द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टिंग अ सिंगल कमोडिटी फ्रॉम अ गिवन नंबर ऑफ सोर्सेज, एग्जाम्पल फैक्ट्रीज, टू अ गिवन नंबर ऑफ डेस्टिनेशन, एग्जाम्पल वेयर हाउसेज। देखिए, इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। मैंने यहाँ पे नीचे में एक एग्जाम्पल भी मेंशन किया है कि एक एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। एक XYZ लिमिटेड कंपनी है और उसका जो फैक्ट्री है वो पटना में है। अब फैक्ट्री है पटना में, सामान पटना में बन रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है और वो अलग अलग जगह पे बिक रहा है। तो अलग अलग जगह उसका वेयर हाउसेज अवेलेबल होगा, है ना। तो फैक्ट्री यहाँ है और 4 डिफरेंट जगह है, वहाँ पे उसका वेयर हाउसेज अवेलेबल है, ठीक है। राजस्थान में एक वेयर हाउस है, दिल्ली में एक वेयर हाउस है, मुंबई में एक वेयर हाउस है और एक वेयर हाउस का गैंगटॉक में है, ठीक है। तो अब चारों जगह ये वेयर हाउस है, फैक्ट्री से हर एक चारों जगह पे वेयर हाउस से सामान पहुंचता है और उसके बाद उसको बेचा जाता है फर्दर आगे, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या समझना है कि फैक्ट्री से सामान बन के और जब वो राजस्थान, दिल्ली, मुंबई या गैंगटॉक पहुंचता है तो उसमें कितना कम से कम कॉस्ट लग सकता है उस सामान को पहुंचाने में, यानी कि उस सिंगल कमोडिटी को पहुंचाने में फैक्ट्री से वेयर हाउस तक कितना कम पैसा लग सकता है, कितना मिनिमम कॉस्ट में हम उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इस चीज़ का कैलकुलेशन हम किससे करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से करते हैं, ठीक है। आई होप कि क्लियर है अभी। अब इसका दो तरीका होता है, दो टाइप होता है। एक होता है बैलेंस्ड प्रॉब्लम और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम। नाम से थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। इसको जब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। फिर इसमें देखिए क्या लिखा है, द नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल of the general transportation problem at any stage of feasible solution must be m plus n minus 1। इसका मतलब कि यहाँ पे बोल रहा है कि जो आपका टोटल नंबर m, यहाँ पे आपका टोटल नंबर ऑफ रोज होता है, n यहाँ पे आपका टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स होता है, ठीक है। उसमें से आप जब 1 माइनस कीजिएगा तो जो आपका आंसर निकल के आएगा वो उतना ही आपके पास फिजिबल सॉल्यूशंस होना चाहिए। आई नो अभी उतना अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है, हम जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ थ्योरी पार्ट समझ लो कि जब आप m यानी कि टोटल रो करोगे प्लस टोटल कॉलम करोगे उसमें और उसमें से -1 कर दोगे तो जो नंबर होगा उतना ही आपका फिजिबल सोल्यूशन भी आना चाहिए। अगर उतना आपका नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने कहीं पे गलती की है अपने क्वेश्चन में, ठीक है। तीसरा यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंडिंग एन इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। जब आपको एक बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालना है तो उसके लिए 3 मेथड्स दिए गए हैं। पहला मेथड है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, दूसरा है लीस्ट कॉस्ट मेथड और तीसरा है वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन प्रॉब्लम, जिसको हम पेनाल्टी मेथड भी कहते हैं। और सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं कहेंगे, ऑप्टिमल सोल्यूशन देने वाला थर्ड ही मेथड है, जो कि वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन प्रॉब्लम है। जब हम इन तीनों को भी डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी देखो, सबसे पहले एक बैलेंस प्रॉब्लम के साथ डील करते हैं, ठीक है। फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि बैलेंस और अनबैलेंस में क्या डिफरेंस है। ओके, सो ये देखिए, ये आपका एक बैलेंस प्रॉब्लम है। अब बैलेंस्ड है या नहीं ये आपके क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहेगा, ये आपको खुद से ही फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे क्योंकि मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है कि ये बैलेंस्ड है तो ठीक है, अभी चल जाएगा, क्योंकि मुझे आपको एक्सप्लेन करना था कि बैलेंस्ड कैसे है। लेकिन जब ये बैलेंस्ड नहीं रहेगा तो उस केस में आपको क्या करना होगा, उस केस में आपको खुद से इसको फाइंड करना होगा कि ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। अगर अनबैलेंस्ड रहता है तो उस केस में आप उस क्वेश्चन को बैलेंस्ड बनाते हो और फिर फर्दर सॉल्व करते हो। देखो, पहले समझ लो बैलेंस्ड कैसे होता है। सो यहाँ देखो, ABCD जो है वो फैक्ट्रीज हैं और PQRS जो है वो वेयर हाउस है। सप्लाई दिया हुआ है इसका ये 34, 15, 12, 19 ABCD के लिए और डिमांड दिया हुआ है PQRS के लिए 21, 25, 17 और 17 का, ठीक है। अब इसको हम चेक कैसे करें कि ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है? तो सबसे पहले क्या काम करना है, यहाँ पे एक ऐसा लाइन बनाओ, ठीक है, डायगोनल इस छोटे से रेक्टेंगल में। अब ये पूरा सप्लाई को ऐड कर दो, ठीक है, ये प्लस ये प्लस ये, तो 34 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 19 कितना होगा? 80 होगा। तो हम यहाँ पे 80 लिख देंगे, ठीक है। फिर 21 प्लस 25 प्लस 17 प्लस 17 कर दो, तो यहाँ पे कितना आएगा? 80 आएगा। तो जब ये दोनों व्हेन सप्लाई इज इक्वल्स टू डिमांड, तो उस केस में हमारा जो सोल्यूशन है वो बैलेंस्ड है, ठीक है। हमारा जो प्रॉब्लम है वो
बैलेंस्ड है तो हमको आगे कुछ नहीं करना है, वो फर्दर हम देखेंगे कि किस तरीके से कैलकुलेट करना है। अब देखो एक और चीज़ इसमें हम बताए थे आप लोगों को m+n-1, वो भी इसी में समझा देते हैं बस एक एग्जाम्पल के लिए। m का मतलब टोटल रो बताए थे, तो टोटल रो कितना है, 4 है, तो 4 कर दिए। सप्लाई और डिमांड को छोड़ के ऐसे देखो PQRS 4 है ना, फिर सॉरी ABCD 4 है। अब टोटल कॉलम कितना है, PQRS 4 ही है, तो 4 कर दिए और इसमें -1 कर देंगे, तो 4 + 4 8 -1 कितना हो गया, 7। अब ये जो 7 है, जब आप ये तीनों मेथड नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड या लीस्ट कॉस्ट मेथड या वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड जब यूज़ करोगे इन सारे प्रॉब्लम्स में, ये सिर्फ यहीं तक नहीं है, बैलेंस तो ठीक है, बैलेंस आपको बैलेंस अनबैलेंस काफ़ी ईजी है, बट वो तीनों मेथड जब आप करोगे तो आपको सोल्यूशंस मिलेंगे, फिजिबल सोल्यूशंस मिलेंगे, तो वो जो सोल्यूशंस मिलेंगे वो आपके 7 के इक्वल होने चाहिए। अगर 7 नहीं है इसका मतलब आपका क्वेश्चन कहीं पे आप अपने क्वेश्चन में गलती कर रहे हो, ठीक है। अब इतना क्लियर हो गया। अब देखो एक अनबैलेंस्ड क्या होता है, ओके। तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये तुम लोग का अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम है इसमें। अब ये अनबैलेंस्ड है, ये कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहला काम, जब भी आप तीनों में से कोई भी मेथड यूज़ करो और उसमें आपको सबसे पहला कैलकुलेट करना होता है कि वो प्रॉब्लम बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। तो उसके लिए मैंने पिछले बार भी बताया था कि आप सबसे पहले एक डायगोनल ड्रॉ कर लो, और डायगोनल ड्रॉ करने के बाद दोनों को ऐड कर दो, यानी कि ये वाला ऐड करो, पहले सप्लाई टोटल ऐड करो कितना होगा, तो टोटल सप्लाई आपका आएगा 235, और फिर टोटल डिमांड ऐड करो कितना आएगा, तो टोटल डिमांड आएगा आपका 215, ठीक है। 72 + 102 + 41 विल बी इक्वल्स टू 215, एंड 76 + 82 + 77 विल बी इक्वल्स टू 235, ठीक है, आपने ऐड कर लिया। अब यहाँ पे देखो पिछले क्वेश्चन को जो हमने सॉल्व किया उसमें आपका डायरेक्टली 80 और 80 आ जा रहा था, इसका मतलब हमें पता चल गया कि वो बैलेंस्ड है, बिकॉज दोनों सप्लाई वाज इक्वल्स टू डिमांड। बट यहाँ पे सप्लाई और डिमांड इक्वल तो है नहीं, सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है, तो यहाँ पे आपको उसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखो कम किस में है, कम यहाँ पे आपका डिमांड में है, डिमांड आपका 215 ही है, उसको 235 होना चाहिए, तो क्योंकि वो कम है तो उसको हम बढ़ाएंगे। बढ़ाने के लिए क्या करेंगे कि डिमांड हमारा रो में है, तो रो को हम कुछ नहीं करेंगे, उसका उल्टा जो है यानी कि जो सप्लाई है यानी कि कॉलम साइड को हम एक एक्स्ट्रा बना देंगे, यानी कि PQR जो था उसके जगह पे हम PQRS बना देंगे, ठीक है। जिस डिमांड कम है तो हम कॉलम ऐड कर देंगे, अगर सप्लाई कम है तो हम रो ऐड कर देंगे, क्लियर। जहाँ पे भी कम होगा तो उसके उल्टे वाले पे हम ऐड करेंगे ताकि हमारा बैलेंस प्रॉब्लम हो जाए। देखो इसको कैसे करना है, तो सबसे पहले इस तरीके से एक टेबल बनाओ जिसमें आपका अब 3 नहीं 4 कॉलम होगा, और बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहेंगी, ठीक है। ये आपका PQR, और ये आप डमी कॉलम भी कह सकते हो, हम एक डमी कॉलम बनाते हैं, ठीक है। आप या तो डमी कॉलम कहो या फिर S बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, PQRS या फिर डमी कॉलम, जैसे भी आप नाम दे दो, ठीक है। और ये हमारा एक और बनेगा इधर सप्लाई वाला, चलो सप्लाई हो गया ये, और ये हमारा डिमांड हो गया, ये हमारा A B और C हो गया। अब जो जैसे था वैसे ही कर लिख देंगे, उसमें कुछ भी आपको चेंज नहीं करना, सेम चीज़ को लिखते चले जाओ। 4 16 8, यहाँ 72 था, 8 24 16, यहाँ 102, 8 16 24, यहाँ 41। अब ये वाले में क्या करोगे, तो ये वाले में कोई दिमाग नहीं लगाना, आपको सिर्फ 0 0 0 करना है। अब डिमांड में कितना करोगे, डिमांड तो 0 नहीं करोगे बिकॉज आपको तो इक्वल करना है, अगर 0 0 करोगे तो फिर तो आपका वैसा ही आंसर रह जाएगा। तो यहाँ देखो 235 में से कितना कम हो रहा है, 215 करोगे सब्ट्रैक्ट, तो कितना कमी आ रही है डिमांड में, तो टोटल 20 की कमी आ रही है डिमांड में, है ना। 20 का कमी आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 20 लिख देंगे, जितने की कमी होगी वहाँ हम उतना लिख देंगे, ठीक है। और अब बाकी चीज़ों को वैसे ही सेम टू सेम लिख दो। अब फिर से इसको कैलकुलेट करो, तो सेम तरीके से डायगोनल बनाए, टोटल सप्लाई करो, टोटल सप्लाई 235 आएगा, और टोटल डिमांड करो, टोटल डिमांड इस बार 235 आएगा, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे 20 भी ऐड कर दिया, ठीक है। अब फर्दर
बाकी जो मेथड आप यूज़ करोगे इसमें, चाहे वो तीनों में से कोई भी मेथड हो, उसमें आप इसी बैलेंस प्रॉब्लम पे आप सोल्यूशन निकालोगे, ये वाले को आप भूल जाओगे, ठीक है, क्योंकि ये अनबैलेंस था, अनबैलेंस से हमने उसको बैलेंस्ड बनाया और अब बैलेंस से हम फर्दर आगे का प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो बैलेंस्ड क्या है, अनबैलेंस्ड क्या है, क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से अगर मान लो कि किसी टाइम अगर सप्लाई में कमी आ रही है, ठीक है, सप्लाई अगर 200 है और डिमांड अगर 100 है या फिर 300 है, ठीक है, डिमांड 300 है, सप्लाई 200 है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप रो में एक रो ऐड कर दोगे, यानी कि डी नंबर बना दोगे और डी में 000 डाल दोगे और उसके बाद उसके सप्लाई में कितना डाल दोगे, उसके सप्लाई में 100 डाल दोगे, तो यहाँ पे भी सप्लाई भी 300 हो जाएगा और डिमांड भी 300 हो जाएगा। क्लियर हो गया कि कैसे बैलेंस और अनबैलेंस को सॉल्व करना है। बैलेंस को तो आप कुछ नहीं करोगे, बस चेक करना है आपको, अनबैलेंस जब रहेगा तो आपको उसको सॉल्व भी करना होगा नया टेबल बना के, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाकी तीनों मेथड्स पे कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ओके।